तो आज के क्लास का जो टॉपिक्स है वो है वेल्डेड जॉइंट, यानी कि यहाँ पर हम वेल्डेड जॉइंट का डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि डिजाइन ऑफ वेल्डेड जॉइंट। ये हमारा एक क्या है, न्यू चैप्टर है। इस चैप्टर में पहले तो ये जानेंगे कि वेल्डेड जॉइंट क्या है। ठीक है, इसका कुछ स्पेसिफिकेशन मतलब हो गया कि इसके पास भी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होता है, मेरिट डिमेरिट होता है। हमारे पास कई सारा फास्टेनिंग का ऑप्शंस है, जिसमें एक जॉइंट जो हम लोग पढ़े हैं नट बोल्ट का जॉइंट। ठीक है, नट बोल्ट जॉइंट ये भी एक फास्टेनिंग जॉइंट है ना। दूसरा चीज है कि रिवेट जॉइंट होता है, रिवेट होता है, वेल्डेड जॉइंट होता है, क्वार्टर नक्कल होता है। तो ये सब क्या है, सब का सब जो है तो कोई भी दो एलिमेंट्स को फास्टेनिंग करने का एक मेथड्स है, जिसमें हम लोग इस सब में से जो अब जो भी सुटेबल, जहाँ पे हमारे एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग जो भी सुटेबल होता है उस तरह के हम ज्वाइंट का यूज करते हैं। तो उसमें से फर्स्ट नट बोल्ट ज्वाइंट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ये देखे थे कि नट बोल्ट ज्वाइंट क्या है, एक तरह का टेम्पररी ज्वाइंट है। इसको आसानी से इजीली कभी भी असेंबल डिसेंबल पार्ट्स को इसके थ्रू कर सकते हैं, है ना। लेकिन इसमें भी कुछ डिमेरिट्स था कि ये भी जो है जनरली वाइब्रेशन के अंडर वाइब्रेशन में ये मतलब नट बोल्ट जो है वो लूज हो जाता है ना। इसके लिए हमको पार्ट्स में एडिशनल होल क्रिएट करना पड़ता है, जिस कारण से स्ट्रेस कंसंट्रेशन बढ़ती है। तो कुछ कुछ ऐसा मेरिट डिमेरिट सब में होता है। तो अब हम लोग वेल्डेड ज्वाइंट में को देखेंगे कि कोई भी एलिमेंट्स को अगर हम बाय वेल्डिंग के थ्रू अगर ज्वाइंट करते हैं तो फिर क्या उसका मेरिट होता है, उसके पास फिर क्या डिमेरिट होता है, फिर कौन कौन टाइप का वेल्डेड ज्वाइंट होता है। और जब वेल्डेड ज्वाइंट किसी अंडर लोडिंग होगा, यानी वेरियस टाइप ऑफ लोडिंग, अलग अलग तरह के लोडिंग के अंडर में वेल्डेड ज्वाइंट होगा, तो उसका फेल्योर किस प्रकार से होगा और वो फेल ना करे, इसके लिए हम सभी जरूरी उसका सेफ्टी भी करेंगे, है ना, और यानी उसका डिजाइन करेंगे। तो फर्स्ट हम यहाँ डिफाइन करते हैं वेल्डेड ज्वाइंट को। तो वेल्डिंग क्या है, जैसा कि ये एक कॉमन टर्म है जिसको हम काफी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज भी करते हैं और देखते भी हैं कि जहां तहां जो है सो जहां भी वर्कशॉप हो या फिर कंस्ट्रक्शन का काम हो, है ना, या जहां पर मतलब कुछ स्ट्रक्चरल पार्ट बन रहा है, वहां पर इंडस्ट्री में हर जगह हम देखते हैं कि वेल्डिंग का काफी वाइडली यूज है। तो वेल्डिंग है क्या, तो वेल्डिंग इज ए प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग मेटेलिक पार्ट्स बाय हीटिंग टू ए सुटेबल टेम्परेचर विथ और विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ प्रोसेस। वेल्डिंग क्या है, ये एक ज्वाइनिंग प्रोसेस है। इस प्रोसेस के थ्रू हम दो एलिमेंट्स या दो प्लेट्स को हम क्या करते हैं, ज्वाइंट करते हैं। कैसे, तो बाय हीटिंग टू ए सुटेबल टेम्परेचर, है ना। या तो हम प्लेट को ही हीट करके, यानी प्लेट को ही पिघला करके ज्वाइंट कर देते हैं। जैसे है कि दो प्लेट लेते हैं यहाँ पर, और इसी में हम लोग कोई एक हीट सोर्स जो है, यहाँ से हीट सोर्स अप्लाई करते हैं इसके एज पे। तो जब ये एज काफी गर्म हो जाता है, इसकी टेम्परेचर काफी राइज कर जाती है और ये अपने मेल्टिंग पॉइंट को गेन कर लेता है, तो दोनों ही प्लेट का एज जो है वो पिघल करके और एक दूसरे में क्या कर जाता है, यहाँ पर फ्यूज कर जाता है। और जब ये सॉलिडिफाई होता है तो फिर यहाँ एक ज्वाइंट क्रिएट हो जाता है। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका हो गया कि हम दोनों इसमें इस तरह के तरीका में, इस तरह का जो मेथड है उसमें प्लेट को नुकसान होता है, यानी प्लेट का पिघलना, उसका एज जो है ज्योमेट्रिक शेप खराब होता है। दूसरा मेथड है कि हम कोई एक एक्स्ट्रा फिलर मेटल को यूज करते हैं और इस फिलर मेटल के ऊपर यहाँ पर हम हीट सोर्स अप्लाई करते हैं। यहाँ पर हीट सोर्स दिए तो ये फिलर मेटल जो है वो पिघल के अपना ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है इसके दोनों प्लेट के गैप में भर जाता है। और ये भरने, चूंकि ये काफी हॉट होता है
जो फिलर मेटल मेल्ट होके आया है ये काफी हॉट होने के चलते जो प्लेट का एज है इस पर जब ये कांटेक्ट में आता है तो एज को भी इतना हॉट कर देता है कि वो भी एक सर्टेन मेल्टिंग को गेन कर लेता है। इस कारण से सब एक दूसरे में फ्यूज होकर के एक ज्वाइंट क्रिएट कर देता है। तो इसको हम इसीलिए यहाँ पर है कि जिस मेटेलिक पार्ट को हम ज्वाइन कर रहे हैं उसको पहले हीटिंग सोर्स से हम लोग हीट करते हैं एक सुटेबल टेम्परेचर पर। अब इसमें कुछ प्रोसेस वेल्डिंग का ऐसा होता है जिसमें हम लोग प्रेशर का अप्लाई करते हैं, मतलब दोनों प्लेट पर जो है हम प्रेशर लगाते हैं तो ये दोनों ज्वाइंट हो जाता है। या कुछ वेल्डिंग प्रोसेस ऐसा होता है जिसमें बिना प्रेशर अप्लाई किए ही सिंपली हम उसको मेल्टिंग पॉइंट तक हीट करके या फिर फिलर मेटल को पिघला करके उसके गैप को फिल कर देते हैं और वो ज्वाइंट बन जाता है। तो कई प्रकार का वेल्डिंग अवेलेबल है हमारे यहाँ जनरली, जैसे आर्क वेल्डिंग हो गया। अब उसको हम क्लासिफाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द हीट सोर्स पर। तो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग हो गया और उसके बाद जो है गैस वेल्डिंग हो गया, थर्मिट वेल्डिंग हो गया, है ना। और भी कुछ प्रिसीजन टाइप वेल्डिंग जैसे इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग हो गया। उसके बाद जो है ये इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग हो गया, है ना, लेजर बीम वेल्डिंग हो गया। तो ये सब कई तरह प्रकार का वेल्डिंग है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग होता है, फ्रिक्शन वेल्डिंग होता है, बहुत तरह का वेल्डिंग है। तो वो सब हमारा एक प्रोडक्शन का पार्ट होता है। यहाँ पर हम लोग इस सब्जेक्ट में चूंकि हमको डिजाइन पढ़ना है कि यानी कि हम ज्वाइंट यहाँ बनाना नहीं है बल्कि हमारे पास पहले से बना हुआ ज्वाइंट है जिसका हम अप्लाई कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ एप्लीकेशन में। हम उसको क्या कर रहे हैं, उस वेल्डेड ज्वाइंट का यूज कर रहे हैं। और वो जिस एलिमेंट का ज्वाइंट वेल्डिंग के थ्रू है वो एलिमेंट अगर हमारा वेरियस टाइप ऑफ लोड के अंडर वो है तो फिर ये वेल्ड ज्वाइंट फेल ना करे उसके लिए हम उस पे सफिशियंट स्ट्रेंथ देते हैं। यानी एक सफिशियंट स्ट्रेंथ तक ही जितना वेल्डिंग ज्वाइंट जिस वैल्यू के लोड तक वो बर्दाश्त कर सकता है हम उसी वैल्यू तक ही उसके ऊपर लोड लगाएंगे ताकि वो ब्रेक ना करे। ठीक है, तो ये चीज है हमारा वेल्डिंग। तो वेल्डिंग कह रहा है कि वेल्डिंग इज एन इकोनॉमिकल एंड इफिशिएंट मेथड फॉर ऑब्टेनिंग ए परमानेंट ज्वाइंट। ठीक है, जैसे ज्वाइंट एक टेम्पररी ज्वाइंट होता है, एक परमानेंट ज्वाइंट होता है। तो टेम्पररी ज्वाइंट ये हो गया कि ऐसा ज्वाइंट जिसको हम अगर वापस डिसेंबल करें, मतलब उसको जिस दो एलिमेंट को हम ज्वाइंट किए हैं और फिर हम चाहेंगे कि अगर इन दोनों एलिमेंट को हम सेपरेट करें तो बिना उस ज्वाइंट का नुकसान किए हुए, मतलब ज्वाइंट को ब्रेक ना करना पड़े, तो ऐसा ज्वाइंट टेम्पररी ज्वाइंट होता है। जैसे कि नट बोल्ट ज्वाइंट, हम उसको जब चाहे तब उसको असेंबल करके टाइट कर देते हैं और जब डिसेंबल करना होगा एलिमेंट को तो उसको हम आसानी से खोल देंगे बिना किसी प्रकार का डैमेज किए हुए। कोई भी वहां पर न तो एलिमेंट्स का डैमेज होता है और न ही वहां पर ज्वाइंट का डैमेज होता है। हम सिंपल नट को खोल देते हैं, वो पार्ट हमारा डिसेंबल हो जाता है। एक परमानेंट ज्वाइंट होता है जिसमें कि हमको इसमें इस तरह के ज्वाइंट में जब हम एलिमेंट्स को फिर से अगर डिसेंबल करने का जरूरत पड़ा तो इस ज्वाइंट को हमको क्या करना पड़ता है, वह ब्रेक करने के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं होता है। मतलब ज्वाइंट को जब हम ब्रेक कर लेते हैं, तोड़ना पड़ता है, यानी यहाँ पर डैमेज होता है, यानी कि ये ज्वाइंट अब दोबारा यूज नहीं होगा। अब इसको अगर फिर से दोनों एलिमेंट को अगर फिर से ज्वाइंट करना है तो फिर से न्यू टाइप से उसको वेल्डिंग करना होगा, है ना। तो ऐसा ज्वाइंट परमानेंट ज्वाइंट हो गया। तो जो भी है यहाँ पर रिवेट ज्वाइंट, वेल्डेड ज्वाइंट, ये दोनों ही क्या है, एक परमानेंट टाइप का ज्वाइंट है। और नट ज्वाइंट, कॉटर, नकल, ये सब क्या है, एक टेम्पररी टाइप का ज्वाइंट है। तो वेल्डिंग एक इकोनॉमिकल होता है। आज के डेट में इसका पॉपुलर होने का जो कारण है वो है इसका इकोनॉमिकल। इसमें बहुत ज्यादा खर्च नहीं पड़ता है वेल्डिंग करने के लिए। एक वेल्डिंग डिवाइस एक बार हम लोग खरीद लेते हैं तो उससे हम बहुत सारा वेल्डिंग कर लेते हैं।
ठीक है। दूसरा है कि ये एक इफिशियंट मेथड है। अगर जो वेल्डर होता है, अगर एक स्किलफुल वेल्डर है, तो वो इतना अच्छा ज्वाइंट बना देता है कि वो ज्वाइंट का इतना इफिशियंट होता है, यानी उसके पास इतनी मजबूती होती है कि वो आसानी से ब्रेक नहीं होता है। मतलब काफी हार्ड ज्वाइंट बन जाता है। और प्लेट यानी कि उसका लगभग स्ट्रेंथ है, प्लेट का जितना स्ट्रेंथ है या जिस एलिमेंट को हम ज्वाइन कर रहे हैं उस एलिमेंट के स्ट्रेंथ के लगभग बराबर हो जाता है। तो इकोनॉमिकल के साथ साथ ये क्या है, इफिशियंट भी है, मतलब अच्छा इफिशियंसी देता है, ज्वाइंट काफी मजबूत बनता है। ठीक है, तो ये है वेल्डिंग। अब हम लोग देखते हैं कि एडवांटेज ऑफ वेल्डेड ज्वाइंट। अगर हम लोग वेल्डेड ज्वाइंट का यूज करते हैं, अगर हम लोग कंपैरिजन करें किसी स्क्रू या फिर रिवेट के ज्वाइंट से, स्क्रू या रिवेट ज्वाइंट से अगर हम इसको कंपैरिजन करें वेल्डेड ज्वाइंट को, तो बहुत सारे फील्ड में ऐसा होता है कि वेल्डिंग सुपीरियर होता है स्क्रू और रिवेट के कंपैरिजन में। जैसे कि फर्स्ट एडवांटेज है कि वेल्डेड ज्वाइंट जो होती है वो लीक प्रूफ एंड टाइट ज्वाइंट होता है। ठीक है, जहां हम देखते हैं कि कोई भी स्क्रू होता है या रिवेट होता है, इसको जब ज्वाइंट करते हैं तो इसमें हमको जिस प्लेट को ज्वाइंट करते हैं उस प्लेट में होल क्रिएट करना पड़ता है, तब जा करके उस होल में स्क्रू या रिवेट को हम इंसर्ट करके तब ज्वाइंट बनाते हैं। लेकिन वेल्डेड ज्वाइंट में ये सब होल बनाने का जरूरत नहीं होता है, उसको हम डायरेक्ट दोनों प्लेट का को पास लाते हैं और उसको हीट अप्लाई करके और वेल्डिंग कर देते हैं। तो ये वेल्डिंग अच्छा से किया जाता है तो वो पूरी तरह से लीक प्रूफ हो जाता है, यानी कि उसमें एयर भी नहीं घुस सकता है उस ज्वाइंट के थ्रू, है ना, इतना वो लीक प्रूफ हो जाता है। और टाइट ज्वाइंट होती है, स्वाभाविक लीक प्रूफ होगा और वो टाइट ज्वाइंट होगा। तो ये पहला एडवांटेज हो गया किसका, वेल्डेड ज्वाइंट का, कि लीक प्रूफ और टाइट ज्वाइंट होता है। दूसरा चीज की वेल्डेड स्ट्रक्चर आर लाइटर। जनरली इसमें वेल्डिंग जो करते हैं तो जो दो प्लेट हम लोग लेते हैं, सिंपल है कि इसी प्लेट को या तो पिघला के या फिलर मेटल को पिघला के इसके गैप को फिल करते हैं, जो बहुत ज्यादा इसमें वजन नहीं बढ़ा देता है। मतलब जो एलिमेंट्स का वजन है ऑलमोस्ट उसका उतना ही वेट रह जाता है, क्योंकि इसमें एक छोटा सा गैप होता है। और इस छोटा सा गैप में अगर हम डायरेक्ट प्लेट को ही पिघला दिए तो तब तो इसका वेट इंक्रीज भी नहीं होगा। लेकिन अगर फिलर मेटल का यूज करके अगर इसको हम ज्वाइंट क्रिएट करते हैं तो फिर भी इसका गैप इतना स्मॉल होता है कि इसमें बहुत कम वॉल्यूम का मेटल जो है एडिशनल ऐड हो पाता है, जो इस दोनों प्लेट के वेट के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, तो इस कारण से ये वेल्डेड जो स्ट्रक्चर जो है लाइटर होता है। जबकि अगर हम लोग रिवेट या स्क्रू की बात करें तो कभी कभी जैसे रिवेट ज्वाइंट को बनाने के लिए हमको यहाँ पर एक एडिशनल प्लेट देना पड़ता है। ठीक है, दोनों साइड एक एडिशनल प्लेट देना पड़ता है, अब जिसको हम कवर प्लेट भी कहते हैं, एक कवर प्लेट देना पड़ता है ना। उसके बाद और भी नंबर ऑफ रिवेट होता है, रिवेट का भी कुछ ना कुछ अपना वेट होता है। तो रिवेट ज्वाइंट करने से कुछ ना कुछ इसका वजन क्या होगा, कंपैरेटिवली बढ़ जाएगा। एक तो रिवेट का वेट हो गया और दूसरा एडिशनल कवर प्लेट सब अगर इसमें यूज करते हैं तो इस कारण से इसका वेट जो है वो बढ़ जाती है। लेकिन वेल्डिंग में ये एडिशनल कवर प्लेट है ना का जरूरत होता ही नहीं है, जिस कारण से इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो लाइटर होता है। थर्ड एडवांटेज है कि इट डज नॉट रिक्वायर एडिशनल कवर प्लेट। जैसा कि बता दें कि वेल्डिंग स्ट्रक्चर में एडिशनल कवर प्लेट की जरूरत नहीं होती है ना। तो एडिशनल कवर प्लेट की जरूरत नहीं होती है, तो इस कारण से यहाँ पर इसका वजन जो है वो लाइटर ही रह जाता है। अब फोर्थ है इसका
कि फोर्थ एडवांटेज हो गया कि द वेल्डेड ज्वाइंट प्रोवाइड मैक्सिमम इफिशियंसी। वेल्डेड ज्वाइंट कुछ अगर वेल्डिंग अच्छा से किया जाए, एक स्किल्ड वेल्डर के द्वारा अगर वेल्डिंग किया जाता है तो इसका एफिशिएंसी काफी ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, और ऑलमोस्ट कभी कभी 100% भी हो जाता है। 100% इफिशियंसी का मतलब ये हो गया कि जो जिस प्लेट को हम ज्वाइंट कर रहे हैं यहाँ पर, उस इस प्लेट का जितना अपना स्ट्रेंथ होगा, इसका जितना अपना स्ट्रेंथ होगा, वही इस ज्वाइंट का भी स्ट्रेंथ होगा। ठीक है, वेल्डेड इस ज्वाइंट का जो वेल्ड बिट है उसका भी इतना इसके पास मजबूती हो जाती है कि जितना उसका प्लेट का होता है। यानी फर्दर जो होता है कि जब हम इस प्लेट का या इस ज्वाइंट का किसी यूज करते हैं, किसी एप्लीकेशन में यूज करते हैं, तो हो सकता है कि ये प्लेट टूट जाए लेकिन वेल्डिंग नहीं उखड़ेगा, वेल्डिंग नहीं टूटेगा, इतना मजबूत हो जाता है। तो अगर अच्छा से वेल्डिंग किया जाए तो इसका एफिशिएंसी अप टू 100% तक भी हो जाता है। तो ये इसका नेक्स्ट एडवांटेज है। अगला है कि वेल्डेड स्ट्रक्चर हैव ए स्मूथ एंड प्लीजेंट अपीयरेंस, है ना। अब जैसे है कि अगर अच्छा से वेल्डिंग किया जाए, ठीक है, तो इसका जो सरफेस होता है वो काफी स्मूथ और प्लीजर होता है, देखने में भी अच्छा लगता है ना। तो ये चीज होता है वेल्डेड स्ट्रक्चर का नेक्स्ट एडवांटेज हो गया। नेक्स्ट है कि इट इज पॉसिबल टू वेल्ड एनी पार्ट ऑफ ए स्ट्रक्चर एट एनी पॉइंट। वेल्डिंग जो है हम किसी भी पार्ट को किसी भी पोजीशन पर, या हॉरिजेंटल पोजीशन हो एलिमेंट का, वर्टिकल पोजीशन हो या किसी एंगल पे हो, तो वेल्डिंग किसी भी पोजीशन पर हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए कोई भी पार्ट को, अब वो भी मतलब वेल्डिंग का ऐसा नहीं है कि सारा मेटल जो होता है वो उसके उसका वेल्डेबिलिटी गुण अच्छा हो, ये कोई जरूरी नहीं है। कुछ मेटल का वेल्डेबिलिटी गुण खराब भी होता है, जैसे एल्युमिनियम सब आसानी से वेल्डिंग नहीं होता है ना, उसको मतलब बहुत टेक्निक के साथ वेल्डिंग करना पड़ता है। और वही कास्ट आयरन हो गया, ये सब माइल्ड स्टील हो गया, ये सब जो है अच्छा वेल्डेबल मटेरियल है, तो इस सब का वेल्डिंग अच्छा से होता है। तो वही कह रहा है कि इस ये पॉसिबल है कि कोई भी पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर का किसी भी पॉइंट के ऊपर हम आसानी से वेल्डिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज है कि प्रोडक्शन टाइम इज लेस फॉर वेल्डेड असेंबली। वेल्डेड असेंबली के लिए प्रोडक्शन टाइम जो होता है वो, यानी वेल्डिंग करने में बहुत कम समय लगता है, तुरंत तुरंत ज्वाइंट होते जाता है। लेकिन इसी के जगह पर अगर हम लोग मान लेते हैं कि रिवेट ज्वाइंट करते हैं, ठीक है, तो फिर पहले क्या होगा कि उस एलिमेंट्स में पहले हमको होल बनाना पड़ेगा, फिर होल का साइज वगैरह देखना पड़ेगा, रिवेट का साइज मिलाना पड़ेगा, तब जा करके वो रिवेट लगेगा, है ना। सिमिलरली नट बोल्ट में भी होगा कि वैसा ही होल क्रिएट करके और तब जाके हम उसमें नट बोल्ट को असेंबल करके फिर नट को टाइट करेंगे। तो ये सब कुछ समय लेता है, लेकिन वेल्डिंग जो है तुरंत, अगर हम लोग डिवाइस अगर सारा सेटअप है तो तुरंत हम उस एलिमेंट के पास ले जाते हैं और बहुत कम समय में वो वेल्डिंग का प्रोसेस हो जाता है। तो प्रोडक्शन टाइम इसमें कम लगने के कारण जो प्रोडक्शन रेट होता है वो ज्यादा होता है। नेक्स्ट है इसका एडवांटेज कि अल्टरेशन एंड एडिशंस कैन बी इजीली मेड इन द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर बाय वेल्डिंग। अब है कि अल्टरेशन और एडिशन मतलब हो गया कि जैसे अब दो प्लेट को हम लोग ज्वाइंट कर चुके हैं, पहले ही दो प्लेट को क्या कर दिए, ज्वाइंट कर चुके हैं। अब इसमें अगर एक और तीसरा प्लेट को ज्वाइंट करना है, ऐसा जरूरी पड़ गया, एक प्लेट को या फिर इधर इस पोजीशन पर ज्वाइंट करने का जरूरत आ गया, तो इसमें हम आसानी से एडिशन कर सकते हैं, जहां पे चाहेंगे, जिस पोजीशन पे चाहेंगे वहां पर एक न्यू प्लेट को, जहां भी हमको ज्वाइंट का जरूरत होगा। अब जैसे अभी ये प्लेट ऐसा है, हमको जरूरत पड़ गया कि नहीं एक प्लेट ऐसा भी होना चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग फट से वेल्डिंग कर देते हैं। तो मतलब हो गया कि इसमें एडिशन करना, अल्टरेशन करना इजीली होता है, यानी जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसमें हम लोग एक्स्ट्रा पार्ट को हम वेल्डिंग के थ्रू ज्वाइंट करके
और हम अपना यूज के लिए और भी सूटेबल बना सकते हैं। तो वेल्डिंग जॉइंट का ये सब क्या है, कुछ एडवांटेज था कंपैरेटिवली रिवेट जॉइंट के कंपैरिजन में, है ना। लेकिन कुछ इसके पास डिसएडवांटेज भी होता है वेल्डेड जॉइंट का। अब जैसे डिसएडवांटेज में हो गया कि जो कैपेसिटी होता है वेल्डेड स्ट्रक्चर का, कि डैम्प वाइब्रेशन, यानी कि वेल्डेड जॉइंट वाला एलिमेंट्स भी अगर अंडर वाइब्रेशन में है तो इसके पास वाइब्रेशन एब्जॉर्ब करने की क्षमता पुअर होता है। यानी कि अगर वो ऐसा एलिमेंट्स जो वेल्डेड जॉइंट से ज्वाइंटेड है और उसका वो अंडर वाइब्रेशन में है तो वो वेल्डिंग बहुत जल्दी उखड़ जाएगा, वेल्डिंग जल्दी ही ब्रेक कर जाएगा। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज हो गया कि वे वाइब्रेशन को नहीं सह पाता है बहुत ज्यादा। फिर जो है नेक्स्ट है कि वेल्डिंग रिजल्ट्स इन ए थर्मल डिस्टॉर्शन। वेल्डिंग जैसे प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए हमें हीट सोर्स देना पड़ता है, और हीट सोर्स देने से हमारा जो पूरा प्लेट होता है वो उसमें टेम्परेचर का राइज एंड फॉल हो जाती है, मतलब प्लेट का हीटिंग एंड कूलिंग हो जाती है। तो जहाँ भी हीटिंग और कूलिंग इफेक्ट आता है तो वहां पर एक थर्मल डिस्टॉर्शन जैसा प्रॉब्लम आना शुरू होता है कि क्विक हीटिंग, और जैसे कि अचानक से इस प्लेट के ऊपर हाई वैल्यू ऑफ हीट सप्लाई हुआ, टेम्परेचर इसका अचानक बहुत ज्यादा 1000 2000 3000 डिग्री सेल्सियस राइज किया और फिर अचानक तुरंत से ये कूल भी हो गया। ठीक है, तो इस कारण से इसके अंदर एक इंटरनल स्ट्रेस जो है वो रह जाता है, जिसको हम लोग थर्मल स्ट्रेस या रेसिडुअल स्ट्रेस कहते हैं, वो रह जाता है जो डिस्टॉर्शन कर देता है। मतलब यहाँ पर ये प्लेट जो हो जाएगा, क्विक हीटिंग होगा तो ये एक्सपेंड करेगा, जैसे कि कोई भी मेटल को हम हीट करते हैं तो एक्सपेंड करता है, और फिर ठंडा होगा तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो अगर इसको एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के लिए अगर प्लेस नहीं बचेगा, क्योंकि ज्वाइंट से पहले तो ये आसानी से एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन ज्वाइंट क्रिएट हो जाने के बाद अब जितना एक्सपेंड हो गया है, क्योंकि हीट कर जैसे ही हीट किए तो प्लेट एक्सपेंड किया और ज्वाइंट हो गया, लेकिन अगर ज्वाइंट करने के बाद अगर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाया, कॉन्ट्रैक्शन में अगर ये वेल्डिंग रिस्ट्रिक्शन किया तो फिर इसके अंदर रेसिडुअल स्ट्रेस रह जाता है, जिस कारण से ये प्लेट जो होता है वो डिस्टॉर्ट कर जाता है, टेढ़ा हो जाता है। ये भी एक क्या है, डिसएडवांटेज है वेल्डेड ज्वाइंट का, है ना। इसके बाद जो है नेक्स्ट है कि द क्वालिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड ज्वाइंट डिपेंड अपॉन द स्किल ऑफ द वेल्डर। जो भी वेल्डिंग का जो क्वालिटी और जो स्ट्रेंथ होता है वो पूरा का पूरा वेल्डर के स्किल के ऊपर, वेल्डिंग टाइप्स के ऊपर डिपेंड करता है ना। अगर मतलब अनस्किल्ड वेल्डर अगर वेल्ड करेगा तो उसका क्वालिटी भी खराब हो जाता है और स्ट्रेंथ भी कमजोर रह जाता है ना। तो इस वेल्डिंग करने के लिए स्किल की जरूरत होती है, जिसको वेल्डिंग करने आता है अच्छा से, उसका सारा मेथड उसको पता होता है, तो फिर वैसा अगर व्यक्ति अगर वेल्डिंग करती है तो फिर वेल्डिंग जॉइंट जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग बनता है, उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। तो ये भी एक क्या है, डिसएडवांटेज है कि वेल्डिंग करने के लिए स्किलफुल होना जरूरी है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है कि इसका इंस्पेक्शन। अब मान लीजिए वेल्डिंग ज्वाइंट बना तो लिए, अब वेल्डिंग ज्वाइंट में भी बहुत सारा वेल्डिंग डिफेक्ट होता है, और वेल्डिंग डिफेक्ट के कारण जो ज्वाइंट बनता है उसका इफिशियंसी लोअर हो जाती है, यानी कि उसके पास उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होता है। तो अब इस चीज़ को मतलब एब्जॉर्ब करना, ऑब्जर्व करना कि आखिर ये वेल्डिंग सही से हुआ या नहीं हुआ है, ये वेल्डिंग के पास उतना स्ट्रेंथ है या नहीं है। क्योंकि मान लीजिए टेस्ट करने के लिए ले जाएंगे तो अब वेल्डिंग के ऊपर लोड लगाएंगे जब तक कि वो ब्रेक न कर जाए, तभी जाके हमको पता चलेगा कि चलो ये वेल्डिंग इतना लोड को सह सकता है। लेकिन टेस्टिंग करते वक्त ही वो वेल्डिंग क्या हो गया, ब्रेक हो गया, डैमेज हो गया। और हर न्यू वेल्डिंग के पास अपना अपना स्ट्रेंथ और क्वालिटी होती है। तो
हम वेल्डिंग ज्वाइंट क्रिएट करने के बाद उसका इंस्पेक्शन जो है वो डिफिकल्ट होता है कि ये ज्वाइंट अच्छा से बना या नहीं बना है, इसमें वेल्डिंग डिफेक्टिव नहीं तो हो गया, वेल्डिंग करते वक्त कुछ डिफेक्ट हो गया तो उससे ज्वाइंट कमजोर हो जाएगा। तो इसका इंस्पेक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसका कुछ स्पेशल टाइप का इंस्पेक्शन होता है, जिस कारण से ये इसका इंस्पेक्शन जो होती है वो काफी कॉस्टली होता है देन रिवेट ज्वाइंट। रिवेट ज्वाइंट के कंपैरिजन में वेल्डेड ज्वाइंट का इंस्पेक्शन करना ये थोड़ा सा कॉस्टली प्रोसेस भी है और ये मोर स्पेशलाइज्ड भी होता है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज है किसका, वेल्डेड ज्वाइंट का, और कुछ एडवांटेज भी है जिस कारण से इसका इस्तेमाल हम लोग स्ट्रक्चरल वर्क है ना, कोई भी मतलब इंडस्ट्री में है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, वहां पर करते हैं। और इस ज्वाइंट से हम लोग कई सारे पार्ट्स को ज्वाइंट करते हैं, लीक प्रूफ बनाते हैं, टाइट ज्वाइंट बनाते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ वेल्डेड ज्वाइंट। वेल्ड ज्वाइंट यहाँ पर कितने तरह का होता है, तो यहाँ पर डिजाइन में हम लोग वेल्डिंग ज्वाइंट को दो भाग में क्लासिफाइड किए हैं। पहला जो है ये है बट ज्वाइंट, ठीक है। अब बट ज्वाइंट किसको कहते हैं, तो बट ज्वाइंट इज द ज्वाइंट ऑफ टू कंपोनेंट्स लाइंग अप्रोक्सीमेटली इन द सेम प्लेन। यानी बट ज्वाइंट जो है ये दो कंपोनेंट को ज्वाइंट करने का एक मेथड है। ये इस ज्वाइंट में दोनों ही कंपोनेंट जो है अप्रोक्सीमेटली जो है वो सेम प्लेन में होता है, ठीक है, यहाँ पर एक ही प्लेन में होता है। और बट ज्वाइंट जो होती है वो कनेक्ट द इंड ऑफ द टू प्लेट, ये दोनों ही प्लेट को इंड टू इंड कनेक्ट करता है। जैसे कि यहाँ पर एक प्लेट हमारा ये हो गया, दूसरा प्लेट ये हो गया। अब इस दोनों ही प्लेट को हम देख रहे, एक प्लेट का ये इंड एज है और दूसरा प्लेट का ये इंड एज है ना। और जब इस पहला प्लेट के इंड को दूसरे प्लेट के इंड से यहाँ पर अगर वेल्डिंग के थ्रू यहाँ क्या कर दिए, ज्वाइंट कर दिए, तो इस तरह के ही ज्वाइंट क्या कहलाता है, बट ज्वाइंट। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट जो है दोनों ही प्लेट क्या है, सेम प्लेन में भी है और इंड टू इंड ज्वाइंट हो रहा है, तो इस प्रकार के ज्वाइंट को बट ज्वाइंट कहते हैं। अब हम निकालते हैं यहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ बट वेल्ड। बट वेल्ड का स्ट्रेंथ कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक फिगर के थ्रू हम दिखाए हैं कि ये दो प्लेट है, ठीक है, ये एक प्लेट ये हो गया, दूसरा प्लेट ये हो गया, इन दोनों ही प्लेट को हम ज्वाइंट करते हैं। तो इसी को हम लोग अलग अलग व्यू में बनाए हैं, जैसे कि इसको फ्रंट व्यू से देखते हैं, इसको यहाँ पर टॉप व्यू से देखते हैं। तो फ्रंट व्यू वाला ये आया, तो फ्रंट व्यू में टी क्या है, ये प्लेट का थिकनेस है और ये बट वेल्ड है। देख रहे हैं कि दोनों ही प्लेट जो है यहाँ पर इंड टू इंड ज्वाइंट हो रहा है और इस प्लेट के ऊपर एक कोई टेंसाइल लोड क्या लग रहा है, पी लग रहा है, ठीक है। इसी को हम लोग इसी फिगर को अगर टॉप व्यू में अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर, तो इस तरह से हमको दो प्लेट दिखाई देता है और ये दो प्लेट को अलोंग द लेंथ, यहाँ पर जो एल क्या है, लेंथ ऑफ वेल्ड है और यहाँ भी दोनों ही प्लेट के ऊपर क्या लग रहा है, एक टेंसाइल लोड लग रहा है, ठीक है। तो बट वेल्ड जब अंडर टेंशन में होती है तो स्वाभाविक है कि देखिए जब इस प्लेट को अगर हम इधर खींचेंगे, इस प्लेट को अगर इधर खींचेंगे, अगर ये वेल्डिंग ज्वाइंट टूटेगा तो ये हमारा इस तरह से टूटेगा, इस प्रकार से दोनों ही ज्वाइंट क्या होगा, अगर वेल्डेड ज्वाइंट ब्रेक होता है तो इसका कुछ मिडिल पार्ट से ये टूट जाएगा अगर वेल्ड, तो फिर ये दोनों ही प्लेट जो है यहाँ क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। सिमिलरली इस फिगर में भी हम लोग देखें तो ये जो इसका हिस्सा है अगर यहाँ से ये ब्रेक कर गया वेल्डिंग, तो फिर ये दोनों ही प्लेट क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, यानी कि ये वेल्डिंग ज्वाइंट क्या कर गया, फेल्ड कर गया, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पर निकालना है कि इस बट वेल्ड का स्ट्रेंथ कितना है, कितना मजबूती है इसके पास, ठीक है।
तो इसमें हम मान लेते हैं कि एक बट वेल्डेड ज्वाइंट है जो सब्जेक्टेड टू टेंसाइल फोर्स पी लग रहा है। तो यहाँ पर टेंसाइल फोर्स लग रहा है, तो वेल्डिंग में किस प्रकार का स्ट्रेस डेवलप करेगा, तो यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप करेगा। ठीक है, तो सिग्मा टी को हम मान लिए कि टेंसाइल स्ट्रेस इन द वेल्ड में का टेंसाइल स्ट्रेस क्या है, सिग्मा टी है। एच क्या है, तो थ्रोट थिकनेस ऑफ बट वेल्ड है। यहाँ पर थ्रोट वेल्डिंग का जो थ्रोट होता है, जैसे कि यहाँ पर इसको हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें, यहाँ पर ये वेल्डिंग है, वेल्ड बीड है। ठीक है, तो इसका थ्रोट जो होता है, थ्रोट किसको कहते हैं, तो थ्रोट कहते हैं जहां पर मिनिमम क्रॉस सेक्शन होता है, मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया, उसको ही हम लोग थ्रोट पार्ट कहते हैं। थ्रोट मतलब हो गया कि इसका बीच का हिस्सा, ये वाला जो थिकनेस हुआ यहाँ से लेकर के इसका सीधा वर्टिकल में जो थिकनेस है, इसको ही हम लोग एच मान लिए। तो इसका मिडिल पार्ट का जो वेल्ड बिड का जो थिकनेस है, इसी को हम थ्रोट थिकनेस कहते हैं। और यहाँ पर टी क्या है, प्लेट का थिकनेस है। तो याद रखेंगे कि जो बट ज्वाइंट में अगर है तो उसमें टी बराबर एच होगा, यानी जितना प्लेट का थिकनेस है उतना ही हम लोग यहाँ पर थ्रोट का भी क्या होगा, यहाँ पर थ्रोट का भी थिकनेस जो है और प्लेट का थिकनेस दोनों बराबर होता है, किस में, बट ज्वाइंट में। ऐसे भी हम एजम्पशंस मान लेते हैं कि जो यहाँ पर ज्वाइंट बना रहे हैं, ये ज्वाइंट में जो रेनफोर्समेंट होता है, जैसे कुछ वेल्डिंग ज्वाइंट को हम लोग ऐसे भी क्रिएट करते हैं, तो ये पार्ट नहीं होता है, ये पार्ट क्या होता है, यहाँ से नहीं होता है। ये सिर्फ वेल्डिंग जो है वो जस्ट प्लेट के टॉप एज तक ही और बॉटम एज तक ही, मतलब वेल्डिंग इसमें एक्स्ट्रा मेटल इसमें डिपॉजिट नहीं होता है। जितना दोनों प्लेट के बीच का गैप है, उसी गैप को के बराबर जो है इसमें वेल्ड बिट का मेटल्स है। तो इसलिए बट ज्वाइंट में जो प्लेट थिकनेस होता है और थ्रोट थिकनेस होता है, ये दोनों ही बराबर होता है। इसीलिए कभी क्वेश्चन में मान ले कि अगर थ्रोट थिकनेस ना दे करके प्लेट थिकनेस दे दिया, या फिर प्लेट थिकनेस ना दे करके थ्रोट थिकनेस दे दिया, तो दोनों का वैल्यू सेम ही होता है। हम लोग दोनों में से कोई भी वैल्यू दे दिया तो उसको हम पुट करके जो स्ट्रेंथ है वेल्ड ज्वाइंट का वो निकाल लेंगे। तो यहाँ पर टी थिकनेस ऑफ प्लेट है, एल जो है लेंथ ऑफ द वेल्ड है, वेल्डिंग का क्या है, यहाँ पर लंबाई एल है। तो अब है कि यहाँ से हम पी से इस प्लेट को खींच रहे हैं, टेंसाइल फोर्स लग रहा है, तो ये जब ये फेल करेगा एलिमेंट, तो यानी कि ये जो वेल्डिंग है अगर इस प्रकार से ब्रेक कर गया, ठीक है, तो तब जा करके ये दोनों ही प्लेट अलग हो जाएगा। तो जब ये दोनों प्लेट को, मतलब मान लीजिए कि इमेजिन कीजिए कि दोनों प्लेट अलग हो चुका है, तब जा करके यहाँ पर वेल्डिंग का अगर हम क्रॉस सेक्शन को देखेंगे तो ये क्या क्रॉस सेक्शन हमको कैसा दिखेगा, एक रेक्टेंगल शेप का दिखेगा। यहाँ का क्रॉस सेक्शन कैसा दिखेगा, एक रेक्टेंगल शेप का दिखेगा। और रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो एरिया यहाँ का एल उसका जो लंबाई है, और इसका चौड़ाई यहाँ पर एच, जो थ्रोट का थिकनेस है ये एच। तो एल इंटू एच जो है ये वेल्ड बिड का जो थ्रोट एरिया है वो बनेगा, यानी कि यहाँ पर नॉर्मल एरिया क्या हो जाएगा, एच इंटू एल, या फेल्योर एरिया भी कहते हैं। तो यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेस बराबर क्या हो जाएगा, टेंसाइल लोड, टेंसाइल लोड P है, और जो फेल्योर एरिया है, तो फेल्योर एरिया यहाँ पर H इंटू एल, जो रेक्टेंगुलर शेप का है, L लंबाई और H चौड़ाई, H इंटू एल ये क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। तो सिग्मा T बराबर क्या हो जाएगा, P बाई एच एल। अब जो है कि जैसा हम बता दें कि बट वेल्ड में थ्रोट थिकनेस और प्लेट थिकनेस बराबर होता है, तो इसी फॉर्मूला का को हम लोग यहाँ पर सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं कि सिग्मा टी बराबर क्या होगा, P बाई टी इंटू एल, यहाँ H के जगह T पुट कर दिए। तो यहाँ से P बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा T इंटू टी इंटू एल, है ना। तो यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ जो
P मतलब क्या हो गया कि स्ट्रेंथ ऑफ बट वेल्ड। बट वेल्ड का स्ट्रेंथ कितना हो गया, तो सिग्मा टी जो टेंसाइल स्ट्रेस, टी प्लेट थिकनेस, एल लेंथ ऑफ वेल्ड, ये फॉर्मूला आ गया स्ट्रेंथ ऑफ बट वेल्ड का। अब कभी कभी क्वेश्चन में अगर इफिशियंसी दे देता है, जैसे यहाँ पर ईटा जो है तो क्या है, इफिशियंसी ऑफ वेल्डेड ज्वाइंट है, जैसे इफिशियंसी का मान मान लीजिए 70% दे दिया, तो इसका मतलब ये हो गया कि वेल्डिंग के ज्वाइंट का जो स्ट्रेंथ है वो प्लेट के स्ट्रेंथ का लगभग 70% है, यानी यहाँ पर वेल्डिंग कमजोर हो गया है। अगर ये 100% है वेल्डिंग ज्वाइंट, तो इसका मतलब हो गया कि प्लेट और वेल्ड दोनों का ही स्ट्रेंथ बराबर हो गया है। ठीक है, तो अब इफिशियंसी जो भी दे वेल्डेड ज्वाइंट का, तो ईटा अगर इफिशियंसी है वेल्डेड ज्वाइंट का, तो इसको हम स्ट्रेंथ में क्या कर देंगे, ईटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यानी कि इफिशियंसी कम होना वेल्डेड ज्वाइंट का ये बताता है कि जो अब जो स्ट्रेंथ ऑफ बट वेल्ड है वो कम हो गया है। तो यहाँ पर P बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा टी इंटू टी इंटू एल, और उसको हम ईटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये अब हमारा स्ट्रेंथ ऑफ बट वेल्ड हो गया। तो इस प्रकार से हम बट वेल्ड का स्ट्रेंथ निकालते हैं। अब इसी में हम इसी सिग्मा टी का अगर परमिसिबल वैल्यू ले लेंगे, तो यहाँ पर हम परमिसिबल स्ट्रेंथ जो है निकाल सकते हैं। तो ये हमारा एक तरह का वेल्ड जो बट वेल्ड का डिजाइन हो गया है ना। तो इस प्रकार से हम लोग बट वेल्ड का स्ट्रेंथ की वैल्यू को हम फाइंड किए।